हेलो विवास। तो आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसको ऊपर सीखेंगे। तो आप अगर हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित सिलेबस रहने वाला एग्जाम देने जा रहे हो तो मतलब आपके लिए ये वीडियो फायदेमंद रहेगा। और ये वीडियो जो है ये अगर आपको ऐसा लगे कि ये काम का है तो काइंडली ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरे को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मुझे भी कुछ फायदा मिले। ठीक है, आप लोग कुछ सहयोग करेंगे मुझे तो अभी मैं आगे और भी वीडियो बनाने के लिए मन बना पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसको मूल तौर पे 4 भाग में बांटा गया है। और साहित्य एक ऐसा चीज है जो कि एक दिन में सृजन नहीं होता, ये बहुत दिनों की रचनाओं को बाद में विद्वानों ने इकट्ठा करते हैं, उसको इतिहास की रूप देते हैं। जो लोग पहले कुछ रचना किया करते थे उनको इसके बारे में कुछ आगे भी नहीं था कि वो लोग एक समय में जाके इतिहास का हिस्सा बनेंगे या उनको इतिहास की आधार को स्थापना करना है। ठीक है, वो बस अपने आप में कुछ करते गए और बाद के जो विद्वान है वो लोग इसको अध्ययन करने के लिए कुछ भाग में बांटते हैं, इसको काल विभाजन किया इस प्रकार से। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग इसको टॉपिक के और आगे बढ़े उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जो हिंदी साहित्य है इसका जो लेखन की जो परंपराएं है ये भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो इन विद्वानों का नाम हम लोगों को याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी साहित्य की जो इतिहास है ये लिखने की जो काम है ये गारसादत तासी ने किया था। इनकी जो इतिहास ग्रंथ है इस्टबर्ड लिटरेचर इन द हिंदुस्तानी नाम से प्रकाशन कराया था 1839 में और ये ग्रंथ का भाषा फ्रेंच था। ठीक है, तो फिर आता है शिव सिंह सोरोस जिनका रचनाकार है शिव सिंह सेगोर। और ये बात भी याद रखने की जरूरत है कि हिंदी भाषा में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला जो इतिहास ग्रंथ है वो है शिव सिंह सोरोस जिसका प्रकाशन हुआ था 1883 में। ठीक है, उसके बाद आता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो 1888 में प्रकाशित हुआ था। जॉर्ज गियर्सन इसका रचनाकार है। उसके बाद मिश्र बंधु आता है। मिश्र बंधु विनोद रचना किया था मिश्र बंधुओं ने, इसका प्रकाशन कराया था 1913 में। तो फिर आता है हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि आजकल हम लोग मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित, जिसका प्रकाशन हुआ था 1929 में। और इसमें भी एक बात याद रखने की जरूरत है कि शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है इसका पहला स्थिति मतलब हिंदी साहित्य के रूप में प्रकाशन होने से पहले यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हो चुका था और उसी को थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ाकर साहित्यिक रूप दे दिया गया और 1929 में इसका प्रकाशन कराया गया था। और लगभग शुक्ल जी का जो इतिहास है इसको ही हम लोग ज्यादा महत्व देते हैं, इसको ही मान के चलते हैं। तो फिर आता है डॉक्टर नागेंद्र का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। एक बात इसमें भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हरदयाल जी जो हैं इन दोनों ने हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखक नहीं है, इन दोनों ने इसका संपादन किया है। ये दोनों हिंदी साहित्य का संपादक है, लेखक नहीं है, याद रखने की जरूरत है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में प्रकाशित कराया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जानना जरूरी है। आदिकाल की जो साहित्य रचना है इनमें जो वाद विवाद होता था शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इन साहित्य कृतियों के जो आलोचना समालोचना खंडन एक दूसरे का मत को क्या करते थे, उसी के आधार पर आदिकाल की जो साहित्य है आज हम लोग जिस रूप में पढ़ रहे हैं इसका स्थापना हुआ था। आदिकाल में किसको साहित्यिक रूप में दर्जा दिया जाए किसको ना दिया जाए, इन दोनों का शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें है। तो फिर हिंदी साहित्य का उद्भव विकास
1952 सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित हुआ था। यह हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में गणपति चंद्र गुप्त जी द्वारा प्रकाशित हुआ था। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1933 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। मतलब इस प्रकार से धीरे धीरे बहुत सारे साहित्यकार ने अपना अपना इतिहास ग्रंथ का प्रस्तुत किया। इस प्रकार से हम सबको देखने की जरूरत नहीं है, बस आगे जो बोला गया है इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और आप लोग बाकी के बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जरूरत है तो। इसके सबके ऊपर अगर बात करेंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग मूल रूप में जो चीजें हैं इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य को कवर करने के लिए कोशिश करेंगे शॉर्टकट। और अगले हम लोग अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग आगे जाके एक्स्ट्रा पार्ट को लेकर हिंदी साहित्य का बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के लेखन की जो परंपराएं हैं, जो लेखन की जो धाराएं हैं, वो हम लोग देखें। अब आइए हिंदी साहित्य की जो बात है, मैं पहले बोला कि हिंदी साहित्य जो है कोई भी साहित्य एक दिन में सृजन नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो इसी जो रचनाओं की जो गति है, जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, उसके आधार पर हिंदी साहित्य को 4 भाग में बांटा गया है। उसके हिंदी साहित्य का जो प्रथम भाग है, जो प्रथम काल है, इसको आदिकाल सर्वमान्यता दिया गया है, आदिकाल नाम को। तो आइए देखते हैं किसने किस नाम दिया है आदिकाल को। तो आदिकाल को शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जो कि हिंदी साहित्य का प्रमुख साहित्यकार है, जिसके इतिहास का हम लोग मान के चलते हैं मूल रूप में, तो वो वीर गाथा काल कहा था। क्योंकि आदिकाल की जो साहित्यिक रचनाएं हैं, शुक्ल जी के मानना है कि उसमें वीर रसपूर्ण रचनाओं की ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो आदिकाल नाम दिया है हिंदी साहित्य का जो पहला कालखंड है, इसका आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चरण काल नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। बीजापन काल नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत युग नाम दिया है राहुल संस्कृतायन। आरंभिक काल नाम दिया है मिश्र बंधु ने। प्रारंभिक काल नाम दिया है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, इस प्रकार के नामकरण की भी जरूरत है कोई भी एग्जाम के लिए, तो याद रखना है। फिर आता है भक्ति काल, बाद में हम लोग जाएंगे डिटेल्स में। ठीक है, किस काल में किस प्रकार की साहित्यों का सृजन हुआ है, किस प्रकार की रचना है, वो हम लोग बाद में आलोचना करेंगे। तो इसमें हम लोग शॉर्टकट आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति काल, जो भक्ति काल है, भक्ति काल की समय सीमा शुक्ल जी ने 1375 से 1700 के समय के जो बाउंड्री है, इसको माना है समय सीमा। 1375 से 1700 के समय सीमा है भक्ति काल। तो इसमें भक्ति काल का नामकरण माध्यमिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। भक्ति काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पूर्व मध्य काल कहा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, तो यह है नामकरण। तो ऋषिकाल अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने, मिश्र बंधु विनोद में जो है। ठीक है, ऋषिकाल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि ने। श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ त्रिपाठी। कला काल कहा डॉक्टर गोविंदनाथ मिश्रा ने। ठीक है, तो फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण काल जो है ये आदिकाल, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा मिश्र बंधु ने। गद्य काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो इसमें आते हैं समय सीमा के बारे में। तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने इतिहास में समय सीमा को, जो काल विभाजन है, इसका समय सीमा को विभिन्न रूप में दिखाया है। लेकिन क्या है, सर्वमान्य रूप में हम लोग क्या मानते हैं, आदिकाल को 1000 से 1375 शुक्ल जी का, इसमें जो सर्वमान्य ये है, सर्वमान्य सबको ये आजकल मानते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने 1050 से 1375 तक के जो समय सीमा है, इस समय सीमा को आदिकाल की समय सीमा कहा था। फिर 1375 से 1700 के जो समय सीमा है, इसको भक्तिकाल कहा था। और ऋतुकाल की समय सीमा माना है 1700 से 1900। फिर 1900 से आगे की 20 वर्ष के समय तक उन्होंने आधुनिक काल माना था। लेकिन क्या है कि इसमें बहुत वाद विवाद हुआ। उसके बाद सर्वमान्य जो रूप है, इसको इसका आधार पर माना जाता है आजकल। आदिकाल की जो समय सीमा है 1000 से 1350 है शुक्ल जी के हिसाब से। शुक्ल जी जो कहा है, बाकी के हिसाब से वो लिखना है। और सर्वमान्य रूप से इसमें जो दिया हुआ है, या हम लोगों को जानना है, या हम लोगों को लिखना है।
हाँ, तो आदिकाल का समय सीमा जो है 1000 से 1350 तक, भक्तिकाल की जो समय सीमा है 1350 से 1650 तक, और रीतिकाल की जो समय सीमा है 1650 से 1850 तक, और आधुनिक काल की जो समय सीमा है 1850 से अब तक की जो साहित्य है, ये सब कुछ आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आदिकाल जो है, आदिकाल में इसमें हम लोग आदिकाल की जो रचना है वो देखेंगे। तो इसमें जो है देखिए, आदिकालीन जो साहित्य है, आदिकाल में मूल तौर पर 4 प्रकार की साहित्य हम लोगों को मिलता है। हाँ, 4 प्रकार की साहित्य हम लोगों को मिलता है। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका सिद्ध साहित्य। ठीक है, सबसे पहला आता है सिद्ध साहित्य, फिर आता है नाथ साहित्य, फिर आता है जैन साहित्य, फिर आता है रस साहित्य। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें बहुत वाद विवाद है कि कौन हिंदी का सबसे पहला कवि है, किसको माना जाए, किसको ना माना जाए, इन विद्वान मत अपना अपना दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग ये सर्वमान्य हो गया है कि जो ये शंभु जो है ये हिंदी का प्राचीन कवि है। ठीक है, तो उनका जो रचना है ये पोमचोरी है, इसको ज्यादा पूछे जाते हैं कभी कभी बहुत जगह पर। तो लेकिन क्या है, सबसे पहला कवि तो ये सरहपा को ही माना जाता है। ठीक है, जो कि सिद्धों में से सबसे ज्येष्ठ है, बड़ा है। जो सिद्ध साहित्य है, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो सिद्ध साहित्य आता है, 4 प्रकार के साहित्य है ना आदिकाल में। हाँ, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रस साहित्य। तो ये सरहपा जो है ये सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है, और इनका जो रचना है ये दुहाकुश है। ठीक है, तो फिर सबरप्पा, कन्हप्पा, ये सब कुछ सिद्ध साहित्य में से आता है। और भी कुछ है, सिद्धों की संख्या 84 बताया गया है। तो और भी कुछ है प्रमुख सिद्ध साहित्यिक, उनको कुछ रचनाएं भी है, आप लोग देखना है। इसमें सरहप्पा का दोहा कुछ दिया हुआ है, सबरप्पा का चर्चापद दिया हुआ है, कन्हप्पा का कन्हप्पा गीति का दिया हुआ है। फिर आता है जो नाथ साहित्य है, नाथ साहित्य का सबसे प्रमुख जो कवि है या रचनाकार है वो है गोरखनाथ। फिर मच्छंद्रनाथ भी है। तो गोरखनाथ का जो रचना है, गोरखनाथ की जो रचना है उसमें ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकता है जरूरत पड़े तो। फिर इसमें फिर ये दिया हुआ है चंद्रवर्धय जो है राष्ट्र साहित्य में से आता है। ये इनकी जो रचना है, पिछली राष्ट्र सबसे प्रमुख रचनाओं में से है ये। इसके पीछे जो कहानी है, जो घटनाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो इसमें अगर बोलने के लिए हम लोग शुरू करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग इसमें इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगले अगर हो सके तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आप लोग भी देख सकते हैं। मूल तरफ से ये याद रखना है, ये पृथ्वीराज राष्ट्र में 69 समय है। ठीक है, तो चंद्रवर्धय पृथ्वीराज चौहान के जो वीरतापूर्ण युद्ध या उनके साथ जो हुआ है इसके ऊपर वर्णना किया है। सर गंगाधर जो है हमीर रस का रचना किया है। ये सब कुछ रस साहित्य का रचनाकार है। ठीक है, तो फिर दलापति विजय जो है खुमन रस का रचनाकार है। जगनिक, परमल रस, नल्ह सिंह, विजयपाल रस, नरपति नल्ह, विशालदेव रस। ये विशालदेव रस सबसे एक बात याद रखना है, सबसे प्रथम जो श्रृंगारिक रचना है वो है विशालदेव रस, जो कि नरपति नल्ह की रचना है। ये जो विशालदेव रस है ये वीर रसपूर्ण रचना नहीं है। ये बहुत कंफ्यूजन लगाता है, ये याद रखने की जरूरत है। ये श्रृंगारिक रचना है। और अब्दुल रहमान की जो है ये संदेह रसद है। ठीक है, तो फिर तो इस प्रकार से आता है ये गया आपका रस साहित्य। फिर इसमें दिया हुआ है जो है देवसेन जो है ये जैन आचार्यों में से आता है, जैन कवियों में से ही आता है। देवसेन का जो त्रवाकार है ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पूछा जाता है त्रवाकार का रचनाकार कौन है या ये जानना जरूरी है, कहीं कहीं पूछे जाते हैं। जिनदत्त सूरी द्वारा उपदेश रसायन जो है ये लिखा गया था। अजगु कवि जो है, अजगु कवि का ये चंदन वाला रास है। जिनदत्त सूरी, ये सलीबद्री रास, ये सब कुछ ये जैन कवि है, ये सब जैन आचार्य है। और ये बौद्ध धर्म की ब्रजन शाखा से निकले हुए थे।
हाँ, शालिभद्र सूर्य है, भरतेश्वर भोगीराज, हाँ, विजय सेन है, रेवंत गिरिराज है, इनकी रचना की जो है इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। और एक बात इसमें और है कि जो आदिकाल में जो 4 प्रकार की साहित्य मिलते हैं, उनमें से उन 4 प्रकार में से किसी में भी नहीं आने वाला जो साहित्यिक है, रचनाकार है, कवि हैं, इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फुटकल कवि नाम से नामकरण किया था। तो उनमें से आता है आपका विद्यापति, अमीर खुसरो, ठीक है। तो क्या कहा कि आदिकाल के जो 4 भाग हैं, उन 4 भाग में नहीं आने वाला जो कवि है उनको फुटकल कवि के रूप में दिखाया है रामचंद्र शुक्ल ने। उसमें आता है मूल रूप में अमीर खुसरो, विद्यापति, ठीक है। और अमीर खुसरो सबसे पुराने मतलब पहले खोरी भाषा का इस्तेमाल करने वाला कवि है, और विद्यापति है मैथिली कोकिल, मतलब मैथिली भाषा में मतलब हिंदी में गीत रचना करने वाला सबसे पहला कवि कौन है? विद्यापति है। ये आप लोग याद रखिएगा। लगभग हद तक शॉर्टकट रूप में आदिकाल की कंप्लीट होता है। तो फिर आते हैं हम लोग भक्ति काल में। तो जिस प्रकार से आदिकाल को 4 भाग में देखा जाता है, उसी प्रकार से भक्ति काल को भी हम लोग बांटना पड़ता है, ठीक है। तो भक्ति काल को मूल रूप में हम लोग 2 भाग में देख सकते हैं। एक है निर्गुण भक्ति धारा और एक है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा का मतलब क्या है कि एकेश्वरवाद, जिनका कोई रूप नहीं है, और सगुण का मतलब जिसका गुण है, जिसका मूर्ति है, जिसका आकार है, ठीक है। निर्गुण का मतलब निराकार, जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, वो है निर्गुण। और जिसका आकार है, गुण है, दिखाई देता है, मूर्ति है, वो है सगुण, ठीक है। तो निर्गुण को फिर 2 भाग में बांटा जाता है। एक है संकाव्य, संकाव्य को गान मार्ग भी बोल सकते हैं आप लोग, संतपान भी बोल सकता है, गानाश्रोही शाखा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो संकाव्य है, इसमें सबसे पहले सबसे प्रमुख प्रतिनिधि जो कवि है वो है कबीरदास, ठीक है। और कबीरदास रेमेनी, शबद, साकी, ये जो है इस 3 प्रकार की जो रचनाएं हैं, ये उन कबीरदास की जो शिष्य है धर्मदास, उन्होंने बीजक नाम से इसका संकलन कराया था। याद रखना है, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो फिर रैदास है, ग्रंथ साहिब में संकलित संकलन गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक की जो बानी है ये ग्रंथ साहिब में संकलित है, ठीक है। गुरु नानक भी किस पंथ की कवि रहे हैं? संत पंथ की, मतलब ज्ञान मार्ग की। तो इस प्रकार से हम लोग देखना है सुंदर दास, मुलुक दास, ये भी किस भाग के कवि रहे? ज्ञान मार्ग के, या संत पंथ या कानाश्रोही, जो भी बोले। तो उसी प्रकार से निर्गुण धारा की जो साहित्य है उनमें से दूसरे एक तो आता है संत पंथ, और एक आता है सूफी। ये सूफी को प्रेमाश्रोही या तो प्रेम मार्गी ये भी बोल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कोई विद्वान हंसावली जो रचना है असैयद का, इसको पहला सूफी की पहला रचना मानते हैं। कोई चंजान को मानता है मुल्ला दाऊद का, ठीक है। तो ये तो आप लोग को देखना है कौन विद्वान किसको माना है। तो लगभग हम लोग हंसावली को ही मानेंगे, ठीक है। कोई चंजान को मानता है, कोई हंसावली को मानता है, ये आप लोग को याद रखना है। मोदवलिती है जो लोक साहित्य में से आता है, मंजन की मेघावती, चित्रावली, पद्मावत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका रचनाकार जायसी है। और जायसी सूफी पंथ की प्रतिनिधि को भी है, मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी जो पद्मावत है इसका प्रकाशन 1540 में हुआ था, ठीक है। तो और इनमें जो पद्मावत की जो विषय वस्तु है ये भी बहुत लंबा चौड़ा है। इसमें भी अगर हम लोग बात करने के लिए जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, खत्म ही नहीं होगा तो एक वीडियो में। तो चलिए हम लोग बाद में कभी इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं शॉर्टकट जल्दी। बस आप लोग देखिएगा इस पद्मावत में जो नायिकाएं जो है पद्मावती, रतन सिंह वतोता, इस कौन किस प्रतीक को प्रतिनिधित्व करता है, ये सब कुछ देखिएगा आप लोग। तो फिर लगभग ये इतना, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इतना जरूरी नहीं है, फिर भी इसमें दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो फिर आता है सगुन भक्ति। भक्ति काल की जो सगुन भक्ति जो है, सगुन भक्ति में एक आता है आपका कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति में जो कवि लोग कृष्ण को अपना आराध्य मानकर, कृष्ण को विषय बनाकर जो साहित्य रचना करते हैं, उनको कृष्ण भक्ति कवि कहा जाता है, कृष्ण भक्त कहा जाता है, ठीक है। तो कृष्ण भक्त में से सूरदास सबसे महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, और सूरदास इसका प्रतिनिधि कवि भी है। तो सूरदास की जो रचना है बहुत महत्वपूर्ण है ये, तो देखना जरूरी है। तो इसमें और एक बात है, जो कृष्ण भक्ति शाखा जो है इसमें पुष्टि मार्ग की बात भी आता है, दार्शनिक बातें भी इसमें आता है। तो जो वल्लभाचार्य जो है, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की जो
प्रचलन कराया था। तो बल्लभाचार्य के पुत्र जो विट्ठलनाथ रहे हैं, तो विट्ठलनाथ ने क्या किया था, अपने पिता बल्लभाचार्य के 4 शिष्य और खुद के 4 शिष्य, मतलब 8 कवि को लेकर अस्त्रशाप नाम की एक संस्था बनाया था। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान सूरदास को प्राप्त हुआ था, इसलिए सूरदास को अस्त्रशाप का जहाज भी कहा जाता है। और उसमें 4 कवियों की स्थान है। तो ये अस्त्रशाप की जो कवि है इसमें दिए हुए हैं कुछ, तो आप लोग देखिएगा इनकी जो रचनाएं हैं ये महत्वपूर्ण रहते हैं। ये सब कुछ कृष्ण भक्ति धारा के कवि है। फिर फिर मीराबाई भी है, ठीक है, रसखंड भी है। और एक बात, कृष्ण भक्ति धारा में एक ही मुसलमान कवि है, उसका नाम है रसखंड, ठीक है। और राम को अपना विषय वस्तु बनाकर, राम को आराध्य मानकर जिन कवियों ने साहित्य या कविता की रचना किया है उनको राम भक्ति या राम भक्त कवि कहा जाता है, मतलब राम भक्ति काव्य धारा के कवि कहा जाता है। तो इसमें भक्ति काल की जो शुरुआत है, इसका शुरुआत सबसे पहले रामानंद ने किया था। ये रामानंद कबीर का गुरु भी रहे हैं, लेकिन इसमें बात यह है कि है तो रामानंद कबीर का गुरु, लेकिन रामानंद और कबीरदास की जो आराधना है, भक्ति पद्धति है, इसमें क्या है, भिन्नताएं हैं। कबीर की जो राम है, ये तुलसीदास की जो राम है, इन दोनों में फर्क है। कबीर की राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, लेकिन रामायण तुलसीदास की राम दशरथ पुत्र राम है, इनमें भिन्नताएं है, ये बात याद रखना जरूरी है। तो फिर इनमें भी कुछ रचनाएं दिया हुआ है, राम भक्ति धारा के कुछ कवियों के नाम भी इसमें संकलित किया गया है, ये आप लोग देखना जरूरी है। मूल रूप में इसमें तुलसीदास की स्थान महत्वपूर्ण है। तुलसीदास राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। इनकी जो रचना है, रामचरितमानस सबसे प्रमुख है, इसका अवधी भाषा में इसका रचना हुआ था, ठीक है। तो लगभग रीतिकाल की ज्यादातर भक्ति काल की, और एक बात इसमें है, भक्ति काल की कुछ साहित्य, कुछ रचनाएं अवधि में हुआ था, तो कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में भी हुआ। जिस प्रकार से अवधि का प्रचलन तुलसीदास ने भी किया, जायसी ने भी किया, उसी प्रकार से सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, और कबीरदास ने खिचड़ी मतलब मिक्स बहुत सारे भाषाओं को मिश्रित बनाकर उन्होंने अपना रचनाओं को सृजन किया है। इस प्रकार से भक्तमाल भी आता है, जो इसमें है, राम भक्ति काव्य धाराओं में आता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकता है, नहीं तो बस इसको ऐसे भी पढ़ जा सकता है। चलिए, और एक बात, जो ये जो है विविध आयाम, मतलब जिस प्रकार से आदिकाल की परवर्ती समय में जो आदिकाल के जो 4 भाग रहे हैं, उन 4 भाग में जिन कवियों को नहीं रखा गए हैं उनको शुक्ल जी ने फुटकल कवि और उनकी रचना को फुटकल रचना माना है। इसी प्रकार से एक दिन में कोई भी काल शुरू नहीं होता और एक दिन में कोई भी काल खत्म भी नहीं होता। इस प्रकार से धीरे धीरे एक काल के प्रवृत्ति या विशेषता दूसरे काल की रचनाओं के साथ थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। इस प्रकार से इसमें कुछ कवि इस बीच में भी रह जाता है। तो शुक्ल जी ने केशवदास को रीतिकाल के कवि नहीं, बल्कि ये भक्तिकाल और रीतिकाल के बीच वाला को भी मानते हैं। तो इनके भी कुछ रचना इसमें है, ये देखना जरूरी है। केशवदास को कठिन काव्य का पेट भी कहा जाता है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सब कुछ केशवदास की रचना है। तो आप लोग देखिएगा, ये पूछे जाते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो फिर आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हम लोग उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल को। रीतिकाल को किसने किस नाम दिया है, ये तो हम लोग पहले ही आलोचना किया है, देखे है फास्ट में ही। तो इसका समय सीमा शुक्ल जी ने 1700 से 1900 तक के समय सीमा माना है। तो रीतिकाल में मूल तौर पर एक बात आप लोग याद रखना है, रीतिकाल की जो कवि रहे हैं, जो रचना कर रहे हैं, मूल रूप में ये राजाओं के आश्रम में रहा करता था। तो राजा लोग जिस प्रकार की चीजें, रचनाएं पसंद किया करते थे, कवि लोग उसी को अपने कलम के माध्यम से सृजन किया करते थे। मतलब राजा को खुश कर पाया तो कवि को कुछ पुरस्कार मिला करते थे, इसलिए कवि लोग क्या करते थे, हमेशा राजाओं को खुश करने के लिए प्रयास करते रहते थे। तो इस समय में
तो जो रचनाएं हुआ करता था उस रचनाओं में कुछ नियम नीतियों का भी, रीति रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। हाँ, तो इसलिए इसको रीतिकाल, अलंकार काल भी कहा जाता है। मतलब अलंकार का प्रयोग प्रचुर मात्रा में रीतिकाल की जो रचनाएं है इसमें हुआ करता था। तो इस प्रकार से इसमें देखा जाता है तो चिंतामणि मूल रूप में रीतिकाल में 3 प्रकार, जिस प्रकार से आदिकाल में 4 भाग आप लोगों को मिला है, भक्तिकाल में प्रमुख रूप में 2 भाग, सगुण निर्गुण, फिर उनको 2-2 भाग में बांटा गया है। उसी प्रकार से रीतिकाल को भी 3 भाग में बांटा जा सकता है। एक तो है रीतिबद्ध, एक है रीतिसिद्ध और एक है रीतिमोक्ष। ठीक है, तो इन जो को भी रीति मतलब रीति नीतियों को मानते थे, लक्षण ग्रंथों का मतलब किस प्रकार से शास्त्रीय रूप में काव्य की रचना करना चाहिए वो रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत आते थे। और जो इसमें बस लक्षण ग्रंथों की कोई बात नहीं है, बस रचना क्या करते थे, कुछ नियम कानून को पालते हैं, उनको रीति सिद्ध कहा जाते थे, जिसमें बिहारी आते हैं, बिहारी लाल। और बाकी जो इस प्रकार की रीति नीतियों को इतना महत्व नहीं दिया करते थे, उनको रीति मुक्त कवियों में रखा गया है। तो लगभग 3 किस्म के रचनाएं, 3 किस्म के कवियों रीतिकालीन साहित्य में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो चिंतामणि जो है, चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभकर्ता मानते हैं, लेकिन असल में केशवदास को माना जाता है, लेकिन केशवदास को शुक्ल जी ने रीतिकाल में स्थान नहीं दिया, उनको भक्तिकाल में ही देखते हैं। ठीक है, ये याद रखने की बात है। तो चिंतामणि की जो रचना है इसमें ये सब कुछ कविकुल, कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, ये सब कुछ है। तो देखना है। मोतीराम है, मोतीराम ये आपका चिंतामणि भी रीतिबद्ध है, मोतीराम भी रीतिबद्ध है। 3 की रचना रसरास, ललित लालम, अलंकार प्रकाशिका, वित्त कौमुदी, ये सब कुछ मोतीराम की है। राजा जसवंत सिंह, भिखारी दास, याकूब खा, रसिक, दुहदेव, ये सब कुछ है। तो फिर देखिए बिहारी आता है आपका रीतिसिद्ध कवियों में, बस यही। और बिहारी छत्छई की रचना किया है बिहारी ने, और ये रीतिकाल के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी जो छत्छई है इसमें कोई 713 दोहा भी बोलते हैं, कोई 719 दोहा भी बोलते हैं। इस प्रकार की इसमें भी विवाद है। इसके जो छत्छई है ये इसमें बहुत सारे टीका भी हुए हैं, महत्वपूर्ण है। और घनानंद है इसमें। फिर फिर इसमें देखिए घनानंद आते हैं, घनानंद, ठाकुर, बोधा, ये सब कुछ रीतिमुक्त कवि है। ठीक है, द्विजेप ये तो रीतिबद्ध कवियों में आता है। तो इनकी जो रचनाएं हैं ये भी आप लोग देख लेना है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पद्माकर रीतिकाल की अंतिम समय के प्रमुख कवियों में से है। वृंद भी है, वृंद सबसे भीषण। एक बात याद रखना है, रीतिकाल में लगभग ज्यादातर श्रृंगारिक रचनाओं की प्रधानता रहे हैं। भीषण एकमात्र कवि है जिन्होंने रीतिकाल में भी श्रृंगार पूर्ण रचनाओं के अलावा वीर रसपूर्ण रचनाओं की रचना किया है। वीर रसपूर्ण रचनाओं का सृजन किया है भूषण ने रीतिकाल के समय में भी। तो ये एक व्यतिक्रम कवि है भूषण, याद रखना है। तो बाकी इतना जरूरी नहीं है, फिर भी आप लोग देख सकते हैं। और फिर आते हैं आधुनिक काल। एक बात है इसमें कि जो बाकी आधुनिक काल के पहले की जो साहित्य है ये साहित्य संकीर्णता से भरा हुआ था। ठीक है, तो लेकिन आधुनिक काल में आते आते जब भारतीय द्वीप का जन्म होता है उस समय से, मतलब जो सिपाही विद्रोह जो होता है उसके पहले वाला जो सिपाही विद्रोह के समय से भी, और भारतीय युग का शुरुआत 1850 से भी माना जाता है। उनका जन्म उसी समय में हुआ था। तो इस समय से ही आधुनिक काल का शुरुआत माना जाता है। तो भारतीय जो है इनकी जो रचना है, इनकी जो कलम है, ये हिंदी साहित्य की सभी धाराओं पर लगभग चले हैं। इसलिए आधुनिक काल की शुरुआत भारतीय के नाम से किया जाता है। इसलिए आधुनिक काल का जो प्रथम समय है, जो काल है, इसका नाम भारतीय रखा गया है। तो भारतीय कालीन जो रचनाएं हैं, इसका प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, वर्षा विनय प्रेम, इस प्रकार की बहुत सारी रचना है। मतलब जितने भी दिशा है हिंदी साहित्य में, सब दिशाओं में भारतीय युग का जो
योगदान है ये महत्वपूर्ण रहे हैं। सभी दिशा में अपना कलम चलाए है भारतेंदु जी ने। तो भारतेंदु जी का जो समय सीमा है ये लगभग सरस्वती जो पत्रिका है इसके प्रकाशन से पहले तक चलता रहता है। तो इस समय में बहुत सारे कवि आए हैं। भारतेंदु के सहयोगी समय में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जो है, फिर प्रताप नारायण मिश्रा जो है, जगमोहन सिंह जो है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, जनो नहीं जगमोहन, अंबिका दत्त व्यास जो है, राधा कृष्ण दास ये भारतेंदुकालीन कवि रहे हैं। फिर जब महावीर प्रसाद द्विवेदी का सरस्वती पत्र के साथ शुरुआत होता है द्विवेदी का, तो उनकी जो समय सीमा है, उनके समय सीमा में मूल कवि जो है नाथुराम शर्मा शंकर रहे हैं, श्रीधर पाठक रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरियुत, और हरियुत की जो प्रिय प्रवास है ये आधुनिक काल की पहला महाकाव्य माना जाता है खरीउली भाषा में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो द्विवेदी युगीन कवियों ने क्या करते हैं कि जो भाषा है हमारा, आज हम लोग जिस भाषा में बात करते हैं, इसका जो शुरुआत है, इसका अच्छे विकास, अच्छे परिमार्जित भाषा की विकास, साहित्य की विकास सब कुछ द्विवेदी युग में भी होने लगा। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही इसका मूल जो ये सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही उस समय में हुआ करता था द्विवेदी युग की नेतृत्व में। तो रायदेवी प्रसाद, राम शरद उपाध्याय, गंगा प्रसाद स्नेही, मैथिली शरण गुप्त, ये जो मैथिली शरण गुप्त है, इनकी जो भारत भारती है, ये स्वतंत्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया करता था, जिसका प्रकाशन हुआ था आपका 1912 में हुआ था। ठीक है, तो इसको अंग्रेज सरकार ने इसको जब्त कर लिया था। इसमें जो कविताएं थे ये देश के लोगों को देश प्रेम की भावनाओं से जागृत किया करता था, तो इसलिए अंग्रेज सरकार ने इस जो रचना है इसका जब्त कर लिया था। फिर साकिब जो है जो मैथिली शरण गुप्त जो है ये राम भक्त कवि रहे हैं। तुलसीदास के बाद तुलसीदास के जो रामचरितमानस है उसके बाद ही राम भक्त धारा में मैथिली शरण गुप्त जी का जो साकेत है ये साकेत आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, बाल मुकुंद गुप्ता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं। मुकुंदर पांडे जी भी है। ठीक है, तो इस समय की जो साहित्य है ये भी हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य को दिशा निर्देशन करने वाला साहित्य इसी समय से हम लोगों को मिलते रहे हैं। तो शायद अब क्या होता है कि हमारे साहित्य मतलब जवान हो गया है, तो अब जिस प्रकार से जवान होने से वो अपने खुद ब खुद चल सकते हैं, तो साहित्यवादी कवियों ने अपने हिसाब से पहले वाला जो रीति रिवाज है उनको छोड़ दिया और अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से ये लोग आगे बढ़ने लगे। तो शायद में भी बहुत कुछ बातें हैं। चलिए, इसमें अगर हम लोग को बात को इसमें दोहराते रहेंगे तो हमारा तो शॉर्टकट वाला तो होगा नहीं, वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसे भी बहुत लंबा हो गया है ऑलरेडी। तो शायद जो कवि रहे हैं, सबसे पहला कवि, इनमें 4 कवि को मुख्य स्थान दिया जाता है। जयशंकर प्रसाद को साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है, शुक्ल जी ने पौन को माना है। ठीक है, तो उनकी जो रचनाएं हैं इनको भी हम लोग देखना है। तो जयशंकर प्रसाद को उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, सुकुत्सवास, ये सब कुछ है। और भी बहुत रचनाएं हैं उनके विभिन्न। तो इसमें मूल रूप में कविताओं को लिया गया है, कविता भाग जो है। ठीक है, तो बाद में जो गद्य साहित्य है ये पीछे है। तो इसमें जयशंकर प्रसाद की जो कविता है, झरना, आंसू, लहर, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो प्रमुख कवियों में से जयशंकर प्रसाद है साहिबाद का। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इनकी जो राम की शोक की पूजा है, स्वरस्मृति है, स्वरस्मृति हिंदी का शोकगीत माना जाता है। तो राम की शोक की पूजा भी है महत्वपूर्ण कविताओं में से। और उनकी जो जूही की कोली साहिबाद की पहला कविता माना जाता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी जी की पहला कविता है ये जूही की कोली। उसमें जो साहिबाद की जो परंपरा, जो विशेषता है, उस कविता में से वो स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है। सुमित्रानंद पन, जो जिसे
प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, जो प्रकृति प्रेमी कवि है। और सुकुमार और एक बात इसमें सुमित्रानंद पान के जीवन दर्शन को देखा जाए तो एक हमेशा इसकी जो दृष्टिभंगी है, दार्शनिकता है, ये हमेशा बदलते रहे हैं। छायावाद के समय में ये छायावादी प्रकृति प्रेमी कवि रहे हैं, जब ये प्रगतिवाद आए हैं तो ये प्रगतिवादी बन गए हैं। इसके बाद फिर अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर ये दार्शनिक रूप की ओर आगे बढ़ते गए हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो रचनाएं हैं समय के साथ साथ, युग के साथ साथ ये बदलते गए हैं सुमित्रानंद पान। उसके बाद आता है महादेव वर्मा, जिनको आधुनिक काल का मीरा कहा जाता है। रहस्यवाद, छायावाद में जो और एक कुछ दिनों के लिए मतलब एक भाग दिखा जाता है रचना के आधार पर, वो रहस्यवाद है। उसका जो प्रभाव है महादेव वर्मा की रचना में, उसका प्रभाव देखा जाता है। निहार रोशनी, नीराज, संजय गीत सभी का संकलन यामा नाम से इन्होंने प्रकाशित कराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनके अलावा भी छायावाद में और भी कुछ कवि आता है जिनका नाम इस प्रकार है। राम कुमार वर्मा है, उदय शंकर भट्ट है, लक्ष्मी नारायण मिश्रा है। इस प्रकार से दिखाई देता है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में मूल रूप में कुछ कवि आता है जो माखनलाल चतुर्वेदी है, सियाराम चरण गुप्त है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। और भले ही द्विवेदी युग में रहे हैं मैथिली चरण गुप्त, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में मैथिली चरण गुप्त को भी रखा जाता है, दिखा जाता है। ठीक है, उनकी कविताओं में भी राष्ट्रीयता का गुंज आवाजें हमेशा गूंजते रहे हैं। दिनकर जी भी है। ठीक है, तो फिर छायावाद के पीछे वाला जो समय सीमा है, इसको छायावाद उत्तर नाम से भी जाना जाता है। और छायावाद उत्तर में छायावाद के पीछे वाला मतलब छायावाद के पीछे वाला जो समय सीमा है, इनको एक नाम से छायावाद उत्तर भी कहा जाता है, जिसमें आता है प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता, समकालीन कविता। मतलब छायावाद के पीछे वाला सब कुछ इसमें ही आता है। तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर का भी नाम रखा जाता है, लेकिन ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में आता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है, ये भी आता है। और हरिवंश राय बच्चन जो है इनको हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो प्रगतिवाद के लास्ट समय सीमा में इन्होंने जो प्रेम और मुक्ति की जो रचनाएं हैं, उमर खैम की जो प्रभाव से इन्होंने कुछ रचनाएं भी किया है, तो उनको हालावाद की प्रवर्तक कहा जाता है। फिर प्रगतिवाद में सुमित्रानंद पान भी रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि इन जो समय में उन्होंने पदार्पण किया उसी के हिसाब से उन्होंने रचनाएं करने लगे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देखते जाइए। अंचल जी है, रामेश्वर शुक्ला अंचल जो है, मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, लालचुन चुनर आदि इनकी रचनाएं हैं। केदारनाथ सिंह भी है, प्रमुख रचनाकारों में से है। नागार्जुन भी है, प्रगतिवादी रचनाकारों में से रंग राघव है। गिरिजा कुमार माथुर है। गजानन पद मुक्तिबुद्ध है, जो कि फंटासी का कवि है। अजय जी है। और एक बात जो छायावाद के बाद जो प्रगतिवाद है, इसका 36 में इसका समाप्त माना जाता है। उसके फिर कुछ देर तक ये हालावाद की समय सीमा चलता रचनाओं का प्रचलन हुआ करता था हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। फिर 1943 से अजय जी का नेतृत्व में तार सप्तक का प्रकाशन होता है। और उस तार सप्तक में विभिन्न विचारधाराओं से, विभिन्न काव्यधाराओं से प्रभावित जो कवि हैं, उनमें से 7 कवियों को लेकर अजय जी ने तार सप्तक का प्रकाशन कराया था। तो इस प्रकार से इस प्रयोगवाद को नई धारा से आगे बढ़ाया है। अजय जी ने इसको नई कविता नाम से नामकरण किया था, लेकिन छायावादी आलोचक जो है नंद वाजपेयी इसको प्रयोगवाद कहा था। ठीक है, तो ये भी बात है, याद रखना है आप लोग को। तो इनको याद है, अच्छा है, पूछे जाते हैं कभी कभी। और अजय जी पहले छायावादी कवि रहे थे। ठीक है, तो फिर धर्मवीर भारती है, इनके भी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कुबेर नारायण, नरेश मेहता, त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, ये सब कुछ ये जो कवि हैं, ये तार सप्तक के कवि रहे हैं। दुष्मंत कुमार, प्रभाकर, मास्टर, रघुवीर सहाय, इनकी रचनाओं जो है
देखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं में से है। पूछे जाते हैं सर्वश्रेष्ठ सक्सेना जो है ये भी है। धूमिल उस समय के महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। तो आप लोग देखना है ये सब कुछ। लगभग साहित्य के काल में जो कवि आता है विभिन्न भाग में, चाहे वो प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, नई कविता हो या समकालीन कविता हो, इनमें से इनका महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जो है, भारत भूषण अग्रवाल जो है, इनकी रामेश्वर शुक्लांचल है। तो फिर आता है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में से उपन्यास साहित्य जो है, इनमें सबसे पहला जो उपन्यास, इसको श्रीनिवास दास द्वारा परीक्षा गुरु को ही माना जाता है। किसी किसी ने चंद्रम फुल्लरी का भाग्यवती को भी मानते हैं, नूतन ब्रह्मचारी को कुछ लोगों ने मानने लगता है, लेकिन मौलिक रचना, मौलिक उपन्यास के तौर पर श्रीनिवास दास का ये परीक्षा गुरु को ही माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखना है। चंद्रकांता जो है देवी के नाम से, मतलब इस समय में मैं इसके ऊपर अच्छा से एक वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। मेरे पास ऑलरेडी है ये सब कुछ लिखा हुआ, बस इसमें बस फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा हो कि ये जो है एक वीडियो में ही हो जाए, थोड़ा बहुत शॉर्टकट। देवरानी जेठानी ये भी बहुत पुराने हैं, लेकिन ये देवरानी जेठानी जो है ये भी परीक्षा गुरु से पहले प्रकाशित होने वाला है। लेकिन क्या है, मौलिक उपन्यास होने की जो उपन्यास की जो तथ्य है, इसका आधार पर जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं होता, इसलिए इनको मौलिक उपन्यास नहीं माना जाता, परीक्षा गुरु को माना जाता है। होरोज को ठेठ हिंदी का ठाट माना जाता है। अदाखिला फिल का रचनाकार भी होरोधी है। ऐसा कुछ देखना है। इसमें शॉर्टकट कुछ दिया हुआ है, ये अच्छा रहेगा कि देख लेने से तो कोई भी एग्जाम में इस वीडियो से तो कोई भी एग्जाम हो, इस वीडियो से तो फायदा मिलेगा ही। तो इसलिए ये अच्छा है देखने से। मूर्ति का टीला गंगेराघव जो है ये बहुत महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, उपन्यास कर रहा है। नागार्जुन भी है, बलचंद मारुतिनाथ की चाची, इनकी रचनाएं हैं। रेणुका मिलांचल आंचलिक उपन्यास का सबसे पहला उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रकाशन 1955 में हुआ था। धर्मी भारती अज्ञेय शेखरक जीवनी 1941 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये शेखरक जीवनी जो है अज्ञेय का पहला उपन्यास भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य में। मुक्तिबोध का एकमात्र उपन्यास जो है ये विपत्र है। तो मोहन राकेश भी है, नई धारा के कहानी में से है। निर्मल वर्मा है। मन्नू भंडारी जो है, जो कुछ दिन पहले हमारे बीच से गुजर चुके हैं। मन्नू भंडारी, नमन उनको बहुत बहुत। सब प्रियमदा है जो ये नारी दशा की अच्छे जो भावधारा है, पारिवारिक जो भावधारा है, इनकी रचनाओं के माध्यम से उसको उजागर किया है उन्होंने। राही मासूम राजा आजागा उनकी एक बहुत अच्छा रचना है, जो कि लोगों के भेदभाव को दर्शाते हैं। हरिशंकर परसाई ये भी बहुत ही अच्छा हास्य व्यंग्यकर ढंग से अच्छे रचनाकार है। फिर कहानी भी ऐसा ही है। इंशाल्लाह खां इसको कोई तो उपन्यास भी मान लेता है। तो चलिए हम लोग पहले कहानी इंदुमती को ही मानना है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने इंदुमती को ही माना है। फिर और भी कुछ विद्वानों ने दूसरे कुछ कहानी को मानते हैं, लेकिन उन कहानियों का भी मौलिकता में अभाव दिखाई देता है। तो मौलिक अगर माना जाए तो चंद्रधर शर्मा गुलारी जी का जो उसने कहा था 1915 में जिसका प्रकाशित हुआ था, असल में तो उसी को ही मौलिक माना जाता है, दिखाई देता है। बाकी जो भी कहानी इसमें दिखाई देता है कोई भी मौलिक नहीं है, कहीं न कहीं से प्रभावित है वो।
इसलिए हम लोग ये मानना अच्छा है कि शुक्ल जी ने जिसे इंदुमती को पहला मौलिक कहानी माना था उसी को ही मानना ही बेहतर रहेगा। बाकी जिसको भी माने, चाहे महादेवराव सरस्वती एक टुकड़ी पर मिट्टी इसको माने, इसमें भी दूसरे कहानीकार का प्रभाव है। दुलाई वाली जो है ये भी जो कहानी का जो तथ्य है उसका आधार पर मौलिक कहानी नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसलिए इंदुमती को ही माना जाता है। तो 11 वर्ष का समय जो शुक्ल जी का है, इसको तो शुक्ल जी खुद ही इसको नहीं माना। ठीक है, तो उसने कहा था चंद्रदर्शमा गुलरी का 15 यही हिंदी का सबसे नई धारा की एक कहानी है फ्लैशबैक की, जो स्मृति पूर्व दीप्ति स्मृति में जो है ये नई रूप में सामने आया था ये वाला। तो फिर कहानीकार की दृष्टि से, उद्भव विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कहानीकार प्रेमचंद रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से जैनेन्द्र भी हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, मुक्ति बुद्ध भी है, काट का सपना। भारतेंद्र हरिश्चंद्र बहुत महत्वपूर्ण रचनाकारों में से रहे हैं। नहुस नाटक है ये, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है। नहुस नाटक है, ये भारतेंद्र जी का पिता की है। नहुस को भारतेंद्र जी ने प्रथम नाटक माने हैं। पहला मौलिक नाटक गोपाल चंद्र गिरिधर दास, मतलब भारतेंद्र जी का पिता द्वारा जो रचित नहुस, इसको माना जाता है। फिर भारतेंद्र जी की जो दुर्लभ बंधु, इस प्रकार की विद्या सुंदर, इस प्रकार की और भी बहुत रचनाएं हैं, ये भी देखने की योग्य है, देखना चाहिए। लाला श्रीनिवास दास द्वारा जो है, इन्होंने भी नाटककार भी रहे हैं, फिर उपन्यासकार भी रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है, ये भी महत्वपूर्ण उपन्यासकारों में से है, कहानीकार में से भी है। और नाटक के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पकड़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद। उनके बाद की जो रचना है ये इस प्रकार है। वृंदावन लाल वर्मा भी बहुत महत्वपूर्ण नाटककारों में से रहे हैं प्रसाद के बाद। प्रसाद के समय की जो रचना है ये इस प्रकार है। प्रसाद जी का बहुत गुरुत्वपूर्ण नाटक में से है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब कुछ देख सकते हैं। पांडव शर्मा की जो है, सुमित्रा पवन भी है, मैत्री ग्रुप भी है। ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पहले जो था वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश का आशा का एक दिन का, मोहन राकेश का पहला जो नाटक है वो आशा का एक दिन है, आधी आधी है। एकांकी जो एक गुण को पहला एकांकी माना जाता है, जो जयशंकर प्रसाद का है। बाकी तो विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न कुछ बोलते जाते हैं, उसको बस हम लोग को याद रखना है कौन सा एकांकी किसका है। ठीक है, तो ये बस याद रखना है, देखना है ये सब कुछ। जैनेन्द्र भी अच्छे रहे हैं, अर्चना के क्षेत्र में भी है। भारतेंदु का जो नाटक है ये है। ये जो साहित्यकार की जो साहित्य है लगभग की आलोचनात्मक ही कृति है। उन्होंने आलोचना करते हुए ही उन साहित्य का सृजन किया है। ये सब के सब है लगभग आलोचना कृति है। जो टीकाई रचना किया है जो लोगों ने, वो भी आलोचनात्मक कृतियों में से आता है, इसमें दिया हुआ है। फिर बहुत लंबा हो गया वीडियो। निबंध, व्याकरण को पाश्चात्य निबंध का जनक माना जाता है।
और भारत के जब राजा भोज का सपना यह भारतीय निबंध का प्रथम निबंध माना जाता है। इसमें जो निबंधकार है बालमुकुंद गुप्त भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभावशाली निबंधकार में से थे। बालकृष्ण भट्ट भी हैं, सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, गुलाब राय है, रामचंद्र शुक्ला तो शक्तिशाली निबंधकार में से है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी बहुत अच्छे निबंध कर रहे हैं। नंदलाल बास्ते, राम दीक्षित, ठीक है। विद्यानिवास मिश्र भी बहुत अच्छे निबंध कर रहे हैं। इनकी रचनाओं को देखा जाना चाहिए। हरिशंकर परसाई भी हैं, नंबर सिंह तो बहुत अच्छे हैं। आत्मकथा की जो प्रसारण हुई है हिंदी में, अर्ध कथानक जो कि सबसे पहले वाला आत्मकथा में से है, बनारसी दास जैन द्वारा रचित। तो इसमें भी आत्मकथाओं का भी दिया हुआ है। लगभग हिंदी साहित्य लगभग शॉर्टकट रूप में इस प्रकार से ही देखा जाता है। बाकी तो एक्सप्लेन ब्रीफली देखा जाए तो बीच में बहुत कुछ है, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें वो कलेक्शन किया गया है जिस प्रकार की चीजें पूछे जाते हैं एग्जाम में, इकट्ठा किया गया है इसमें। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये जो वीडियो है दूसरे के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपके एग्जाम है हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपके फायदेमंद होंगे, ये निश्चित है। हिंदी से जुड़ा हुआ कोई भी एग्जाम हो, इस वीडियो में से तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।